दास्ताने भारत में आज ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। 7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की जमीन पर अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होने वाली है। रात को लगभग 1:05 से लेकर 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के और भावलपुर, साथ ही पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमभर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल्स और कई बॉम्ब्स गिराए गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और कुछ ही मिनट्स में आतंक के ये सारे अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। ये मिशन भारत की तरफ से उन आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ एक जंग थी जो पाकिस्तान में छुपकर भारत में मासूम लोगों की जान लेते रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये उन माओं और बहनों के दर्द का जवाब था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके परिवार उजाड़े गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन माना जा रहा है। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी एसोसिएट शामिल थे। यह हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार मसूद अजहर खुद टूट गया और यह कहते हुए सुना गया कि काश मैं भी इस हमले में मारा गया होता। अब सवाल यह था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और इसके बाद हालात कैसे बदले। आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान ने घबराकर भारत के सिविल एरियाज और पाकिस्तानी साइट्स को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहा। इसके जवाब में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर कड़ी कार्रवाई की। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकी हमले के बाद जंगलों में भाग गए थे, लेकिन भारत ने साफ कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को और इसकी साजिश रचने वालों को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी साफ किया कि यह एक बेहद प्रिसाइज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद 9 बड़े टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया। इसका मकसद सिर्फ पहलगाम हमले के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना था। हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से रात को अंधेरे में ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए करीब 50 ड्रोन्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ ही देशवासियों को भरोसा दिलाया कि मातृभूमि पर किसी भी तरह का हमला सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी दौरान लाहौर में मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस राडार और डिफेंस सिस्टम भी इंडियन फोर्सेस की कार्रवाई में पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से होती है, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े उसके फ्रंट ग्रुप TRF के 5-6 आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी को पूरी तरह दहशत में बदल दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे गोली मार दी गई।
यही नहीं, आतंकियों ने पुरुषों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की जान ले ली गई। यह पाकिस्तान की तरफ से कराया गया पहला आतंकी हमला नहीं था। पिछले 2-3 दशकों में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के तहत 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे बड़े हमले भारत में करवाए जा चुके हैं। साल 2024 में भी जम्मू एंड कश्मीर के सोनमार्ग, गुलमार्ग और रईसी में हमले हुए थे। लेकिन पहलगाम का हमला इन सब से अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। धर्म के आधार पर की गई इन हत्याओं ने भारत की सहन शक्ति की हद भी पार कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही पुराना खेल शुरू कर दिया। कभी उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया, तो कभी भारत पर ही आरोप लगाने लगा। इस बार भारत सरकार ने सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले डिप्लोमैटिक लेवल पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की करीब 80% सिंचाई योग्य जमीन इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, जिसे वहां की लाइफलाइन माना जाता है। भारत के पास अब यह अधिकार था कि वो इन नदियों के पानी को रोक सके या बिना किसी वार्निंग के एक साथ छोड़ दे। इससे पाकिस्तान को कभी सूखे और कभी बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट बंद किया गया, सार्क वीजाज रद्द कर दिए गए और पाकिस्तान के खिलाफ कई और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, मीडिया हाउसेस और गवर्नमेंट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्म्स, शोज और सॉन्ग्स हटाने का ऑर्डर दिया गया। इस बार भारत साफ तौर पर पाकिस्तान के टेररिज्म पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए एक तरफ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में ये कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैनिक कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को अंदेशा था कि इस बार भी भारत जवाब देगा। पाकिस्तान ने टेंशन बढ़ाकर फॉरेन पावर्स का ध्यान खींचने और न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, ताकि उसे किसी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी गंभीरता से आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो भी जरूरी समझें वो कदम उठाएं। उन्हें पूरी आजादी है और पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने फैसला किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में
मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाएगी। मकसद बिल्कुल साफ था, उन ठिकानों को खत्म करना जहां बैठकर भारत पर हमलों की प्लानिंग की जाती थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस काम में खुफिया एजेंसीज भी पूरी ताकत से लग गई। रॉ ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर दिया। हर एजेंसी, हर ऑफिसर अपना बेस्ट देने में लगा हुआ था। सबके मन में एक ही बात थी, पहलगाम हमले के दोषियों और उनके हैंडलर्स को खत्म करना। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर ना जाए, इसलिए पूरी सीक्रेसी रखी गई। बहुत कम समय में रॉ और एनटीआरओ ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। इनमें से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकानों को चुना गया। ये वही जगह थी जहां से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की प्लानिंग हुई थी। इन 9 ठिकानों पर लगातार नजर रखी जाने लगी। एनएसए अजीत डोवाल ने 9 टारगेट्स को फाइनल किया और 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर ऑपरेशन की मंजूरी मांगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिना देरी किए इन 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पहलगाम में आतंकियों के किए गए दर्द और अन्याय को ध्यान में रखते हुए इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन शुरू होने से पहले हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से चेक किया गया। हर पॉसिबल रिस्क का असेसमेंट किया गया ताकि किसी भी तरह की गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इस मिशन के लिए फाइटर जेट्स की एक मजबूत टीम बनाई गई। राफेल, मिराज और सुखोई जैसे एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले जेट्स शामिल थे। सभी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए ही ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना था। राफेल और मिराज को फ्रंट लाइन पर रहकर अटैक एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सुखोई जेट्स को एयर डिफेंस कवर देना था। ऑपरेशन में हाई प्रिसिजन और लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल होना था। स्काल्प, ब्रह्मोस और हैमर जैसे मॉडर्न वेपन्स शामिल थे। स्काल्प एक क्रूज मिसाइल है जो लगभग 505 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ती है, जिससे एनिमी रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। ये लैंड, सी या एयर किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है और साउंड से करीब 3 गुना ज्यादा स्पीड से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। हैमर बॉम्ब, जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बना है, बिना जीपीएस सिग्नल के भी लगभग 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इस मिशन में कामिकाजे ड्रोन्स ने भी बहुत अहम रोल निभाया। ऑपरेशन से पहले ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटरी में घुसकर लगातार सर्वेलेंस कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन को रियल टाइम और एक्यूरेट इनपुट्स मिल रहे थे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात राफेल, सुखोई, एमकेआई और मिराज जेट्स मिसाइल्स और बॉम्ब से लैस होकर इंडियन बॉर्डर के अंदर ही अपने अपने टारगेट से सेफ डिस्टेंस पर पोजीशन ले चुके थे। रात का अंधेरा और पूरी खामोशी थी। पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकी, जो कुछ दिन पहले भारत के मासूम लोगों की जान ले चुके थे, बेखबर होकर सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होने वाली है। रात के 1 बजे के बाद पहला हमला शुरू हुआ। सबसे पहले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए तैयबा के सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। जैसे ही सर्वेलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल्स
और बॉम्ब्स दाग दिए। कुछ ही सेकंड्स में कैंप की इमारतें आग के गोले में बदल गई। इसके बाद जैश ए मोहम्मद के सईदना बिलाल कैंप, लश्कर के गुलपुर कैंप, भीमबर का बरनाला कैंप, कोटली का अब्बास कैंप, सियालकोट के कैंप्स, मुरीद का मरकज तैयबा और आखिर में भावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स सभी को निशाना बनाया गया। सिर्फ 25 मिनट में भारत ने 9 बड़े आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया ने देख लिया कि नया भारत सिर्फ बातें नहीं करता। अगर कोई भारत की तरफ उंगली उठाएगा तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्ताने भारत।